बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कंटिन्यू करने जा रहे हैं बेटा हम लोग IS-37 को, प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने आपसे प्रोविजन की डेफिनेशन डिस्कस की थी, लायबिलिटी के ऊपर डिस्कशन हुआ था, लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के ऊपर बात हुई थी। लेकिन दोबारा से एक बात कंटिन्यू करनी है यहाँ पर हमने आकर, वो आपके सामने क्या देखिएगा। नंबर 1, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। ये बात हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस हुई थी कि प्रोविजन एक लायबिलिटी है, लेकिन ये बाकी तमाम लायबिलिटी से फर्क है। जिसलिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ ना, प्रोविजन शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर लायबिलिटीज। तो अदर लायबिलिटी का मतलब क्या, जो प्योर लायबिलिटीज हैं जिसमें टाइमिंग और अमाउंट अनसर्टेन नहीं है, प्रोविजन और बाकी लायबिलिटीज में फर्क कीजिए। प्रोविजन लायबिलिटी है, लेकिन उसका उसमें और बाकी लायबिलिटीज में फर्क है। किस चीज का फर्क है? अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट का। एग्जाम्पल्स दे चुका था मैं लास्ट क्लास में, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है जी। उसके बाद प्रोविजन फॉर लीगल कॉस्ट, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। अब ये स्टैंडर्ड बात करता है प्रोविजन की रिकग्निशन के ऊपर, कि आप प्रोविजन को रिकग्नाइज करें बतौर लायबिलिटी कब? जब आप 3 कंडीशंस पूरी करें। अब प्रोविजन इज रिकग्नाइज्ड व्हेन नंबर 1 देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। मतलब कि रिपोर्टिंग डेट पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है। रिपोर्टिंग डेट पर ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, यानी रिपोर्टिंग डेट पर ऑब्लिगेशन का एग्जिस्ट करना जरूरी है लायबिलिटी के रिकग्नाइज होने के लिए। तो ये पोर्शन तो लायबिलिटी की बात करता है और लायबिलिटी की डेफिनेशन का पार्ट भी है ये। क्योंकि प्रोविजन लायबिलिटी है तो प्रोविजन को पहले लायबिलिटी की डेफिनेशन पूरी करना जरूरी है। अब प्रॉब्लम क्या है? अनसर्टेनिटी है। तो उसके बाद अगला हिस्सा हमारे पास आ रहा है। अगला हिस्सा क्या है? तो सबसे पहले देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। नंबर 2, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल। यानी आपका जो इकोनॉमिक बेनिफिट में जो कमी आएगी, या जो लायबिलिटी सेटल करने से रिसोर्सेज में क्या आएगी, कमी वाकया होगी, तो वो रिसोर्सेज में कमी वाकया होना क्या है? प्रोबेबल है। और प्रोबेबल बोलते हैं कि इसको मोर लाइकली देन नॉट को, जिसके होने के चांसेस ज्यादा हो ना होने के मुकाबले, ठीक है, मोर देन 50%। तो अगर ये लायबिलिटी सेटल होगी, जिसको आप प्रोविजन बोल रहे हैं, और उसके सेटल होने के चांसेस मोर देन 50% हैं, तो हम बोलेंगे आउटफ्लो क्या है? प्रोबेबल है। और नंबर 3, किसी भी लायबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए हमें एक एस्टिमेट चाहिए, जिस वैल्यू पर हम उस लायबिलिटी को रिकग्नाइज करें, उसको हम बोलेंगे रिलायबल एस्टिमेट। तो जब ये 3 पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, तो हम उस लायबिलिटी को रिकग्नाइज करेंगे बतौर प्रोविजन। तो अब प्रोविजन इज रिकग्नाइज व्हेन there is present obligation as a result of past obligating event. Number 2, outflow of resources embedding economic benefit is probable. And number 3 is what? Reliable estimate. ये 3 पॉइंट्स जो हैं जरा आपके सामने मैं रख देता हूं मुख्तलिफ तरीकों से। देखिए, अब आपके सामने ये एक ट्री बना हुआ दिख रहा होगा। इसको, ये स्टैंडर्ड का वॉल्यूम बी है, यानी ये एक और वॉल्यूम है। ओपन एग्जाम में आप लेके आ सकते हैं। वॉल्यूम ए में स्टैंडर्ड्स हैं और बी वॉल्यूम के अंदर जो है वो इलस्ट्रेशंस वगैरह मौजूद हैं या बेसिस ऑफ कंक्लूजन्स हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक डिसीजन ट्री है, IS-37 में ही मौजूद है। ये क्या डिसीजन ट्री है? The purpose of this diagram is to summarize the main recognition requirements of the standard for provisions and contingent liabilities. तो स्टार्ट मतलब किसी भी लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने से पहले बतौर प्रोविजन आपको ये डिसीजन ट्री हेल्प करेगा। नंबर 1, अपने आप से सवाल पूछें, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, यानी रिपोर्टिंग डेट पे जो इवेंट है जिसको हम पास्ट इवेंट बोल रहे हैं, क्या वो हमारे लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट है या नहीं है? अगर वो हमारे लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, तो फिर वो रिपोर्टिंग डेट पर हमारे लिए लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है। अगर इसका आंसर क्या आता है? यस आता है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करें अपने आप से, आउटफ्लो प्रोबेबल है? अगर आंसर आता है यस, आउटफ्लो प्रोबेबल है, और आउटफ्लो प्रोबेबल होने का मतलब क्या हुआ? इस लायबिलिटी को हम सेटल करेंगे और सेटल करके हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज में कमी आएगी, ये बात होने के चांसेस ज्यादा हैं ना होने के मुकाबले। और उसके बाद नंबर 3 इज व्हाट? रिलायबल एस्टिमेट।
क्या जिस वैल्यू को आप बतौर लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं उसका आपके पास रिलायबल एस्टीमेट मौजूद है? इफ आंसर इज व्हाट यस, देन व्हाट, प्रोवाइड अ प्रोविजन। प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर लीजिए, प्रोविजन बना लीजिए। तो जब ये तीन बातें बेटा प्रूव होंगी तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज होगा, प्रोवाइड किया जाएगा प्रोविजन। लेकिन अगर इन तीन में से भी कोई आंसर आपको ना मिले, दो मिले, एक ना मिले, तो फिर इसका मतलब क्या है, फिर आप प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो प्रोविजन की रिकॉग्निशन के लिए तीन क्राइटेरिया पूरे होने जरूरी हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, नंबर 2 प्रोबेबल आउटफ्लो, एंड नंबर 3 रिलायबल एस्टीमेट। जब इन तीन बातों का आंसर यस मिलेगा तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज होगा, अदरवाइज प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। चलें जी, सिचुएशन को और आगे देखते हैं। स्टार्ट किया आपने, अभी इसको हम अप्लाई करके देखेंगे, अभी तो खाली हम वर्बली बातें कर रहे हैं सारी की सारी। आप बोले प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जवाब मिला यस। आउटफ्लो प्रोबेबल, जवाब मिला यस। रिलायबल एस्टीमेट, आउटफ्लो मिला, रिलायबल एस्टीमेट जवाब मिला नो, नो। और लिखा हुआ है कि आउटफ्लो प्रोबेबल होने के बाद रिलायबल एस्टीमेट नो होना बहुत रेयर है। यानी अगर पेपर के अंदर आपको आउटफ्लो प्रोबेबल मिल जाता है और लेकिन रिलायबल एस्टीमेट के बारे में कोई बात बताई नहीं जाती, तो आप रिलायबल एस्टीमेट के लिए भी आंसर यस अज्यूम करेंगे, क्योंकि नो बहुत रेयर है। तो अगर रिलायबल एस्टीमेट पे आंसर नो आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप फिर उस लायबिलिटी को डिस्क्लोज करेंगे, यानी कि लोगों को बताएंगे जनाब कि अगर मुस्तकबिल में कोई डेवलपमेंट हुई तो हम पर ये लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो आज उसको बतौर प्रोविजन रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उस लायबिलिटी को डिस्क्लोज करना है बतौर व्हाट, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो इस तरह आपके सामने कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन भी जनरेट हो जाएगी। अच्छा, फर्द ये कितने किस्म के अब तक डिसीजन हो गए हमारे पास? दो किस्म के हो गए ना बेटा, आपका रिस्पॉन्स चाहिए होगा। दो किस्म के डिसीजन हो गए, तीनों का जवाब यस मिला तो हमने प्रोविजन रिकॉग्नाइज करने की बात की। दो का जवाब यस था, लास्ट वाले के जवाब नो था, तो हमने बोला डिस्क्लोज एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन यस, प्रोबेबल आउटफ्लो नो, स्टेप 2 पे नो हुआ। तो अब आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है तो फिर क्या है, पॉसिबल है। पॉसिबल मतलब लेस लाइकली देन नॉट, जिसके होने के चांसेस कम हो ना होने के मुकाबले में, या जिसके ना होने के चांसेस ज्यादा हो कम होने के मुकाबले। ठीक है जी। तो आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, आंसर इज नो। तो सवाल, अगर सवाल है कि आउटफ्लो रिमोट है, रिमोट मतलब क्या, ये बहुत दूर की बात है। तो रिमोट का मतलब क्या है, अगर आप रिमोट के लिए लफ्ज अगर आप बोलेंगे आउटफ्लो प्रोबेबल है नो, और अगर आप बोलेंगे रिमोट नो, तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबल भी नहीं है और रिमोट भी नहीं है, तो फिर क्या है, पॉसिबल है। तो रिमोट ना होना किसके बराबर है, पॉसिबल के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आउटफ्लो प्रोबेबल तो नहीं है लेकिन पॉसिबल है, लिहाजा आप क्या करें, इसको डिस्क्लोज करें बतौर कंटिंजेंट लायबिलिटी। यानी रिमोट ना होना पॉसिबल होने के बराबर, मतलब पॉसिबल इज इक्वल्स टू व्हाट, नॉट रिमोट। हाँ बेटा जवाब तो दें, इतनी बात जो मैंने आपको ये स्केच समझा रहा हूँ, ये स्केच आप रीड कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जवाब दें। अच्छा जी, उसके बाद पहला सवाल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो प्रोबेबल नो, रिमोट यस। रिमोट का मतलब क्या है, इस आउटफ्लो के होने के चांसेस ना होने के बराबर है, ये समझा, 5% चांसेस है। तो अगर आउटफ्लो रिमोट है तो फिर वो पॉसिबल भी नहीं। ठीक है जी। तो अगर यस आंसर आ गया इसका मतलब क्या है, डू नथिंग। आपको ना प्रोविजन बनाना है, ना आपको कोई लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी है। समझ लें ऐसी कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी में लायबिलिटी एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन वो लायबिलिटी में कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी बिना पर आप उस लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। यानी उस लायबिलिटी को कंफर्म करने के लिए कुछ इवेंट्स का होना क्या है, जरूरी है। यस और नो जवाब दीजिएगा मुझे आप लोग।
ठीक है जी। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नो, रिपोर्टिंग डेट पे कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा जी। पॉसिबल ऑब्लिगेशन, हो सकता है कि कोई ऑब्लिगेशन मुस्तकबिल में डेवलप हो, पॉसिबल कोई चीज डेवलप होकर आगे दिखाई दे, हो सकता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। इफ आंसर इज व्हाट यस, तो फिर वही रिमोट। अगर रिमोट का आंसर क्या आता है, नो आता, तो क्या करेंगे आप, नोट रिमोट नो का मतलब क्या है, रिमोट ना होने का मतलब क्या है, पॉसिबल होना। तो अगर आउटफ्लो फिर वही नॉट रिमोट है यानी कि पॉसिबल है, तो डिस्क्लोज एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसका मतलब ये कंटिंजेंट लायबिलिटी बेटा 3 तरीकों से क्रिएट हो रही है। गौर किया आपने, गौर करके बताइए। कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है वो 3 तरीकों से क्रिएट हो रही है, सोचिए जरा वो 3 तरीके कैसे हैं। नंबर 1, जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी आउटफ्लो प्रोबेबल था लेकिन लायबल एस्टिमेट नहीं था। जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं था लेकिन आउटफ्लो पॉसिबल था। जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं थी, पॉसिबल ऑब्लिगेशन थी और आउटफ्लो भी पॉसिबल था। तो ये 3 तरीके हो गए किस चीज के, कंटिंजेंट लायबिलिटी के। इन 3 तरीकों से कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। जरा देख लें बेटा, सिचुएशन समझते जाइए बार बार। तो अब तक मैं आपसे कितने केस डिस्कस कर चुका हूँ, 4। उसके बाद फिर अब सवाल पहला, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नो, पॉसिबल ऑब्लिगेशन नो, और जब पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी नो हो गई तो सीधा कहां आ गए आप, डू नथिंग पर आ गए। तो ओवरऑल 6 सिचुएशन बनी है। 1 में लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होगी, 3 में कंटिंजेंट लायबिलिटी आएगी और 2 में डू नथिंग आएगा। क्या ख्याल है? 6 सिचुएशंस बन सकती हैं, 6 रिजल्ट बन सकते हैं आपके सामने। बताइए, मैंने 6 के 6 बयान किया, आपको एग्जाम्पल्स कवर करना बाकी है इसकी, वो तो हम ऑब्वियसली कवर करेंगे, लेकिन सिचुएशन समझना है इस डायग्राम को देखकर। तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज करने के लिए 3 कंडीशंस पूरी होना जरूरी है। तो ये डिसीजन ट्री आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सिचुएशन नंबर 1, पहले तीनों का जवाब यस आ गया, तो क्या करेंगे बेटा फराज, प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर देंगे, यस और नो। फिर नंबर 2, पहले 2 का जवाब तो यस आ गया, तीसरे का जवाब क्या आया, नो आ गया। तो अब क्या करेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी सिचुएशन नंबर 1। अच्छा जी, पहले का जवाब यस आया, दूसरे का जवाब नो आया, तो आप चले गए रिमोट की तरफ। रिमोट का जवाब क्या आया, नो आया, कंटिंजेंट लायबिलिटी, तीसरा केस हो गया। फिर उसके बाद पहले का जवाब यस आया, दूसरे का जवाब नो आया, और फिर उसके बाद आप गए रिमोट पर, रिमोट पे आपने आंसर यस कर दिया, तो डू नथिंग आ गया, 4 केस हो गए। उसके बाद पहले पे जवाब क्या आया, नो आया, फिर आप चले गए पॉसिबल ऑब्लिगेशन की तरफ, जवाब क्या आ गया, यस आ गया, ठीक है। और रिमोट पे आपने क्या बोला, नो, तो क्या कर दिया आपने, कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर दी। ये कंटिजेंट लायबिलिटी का तीसरा केस हो गया, ओवरऑल 5 केस हो गए। उसके बाद प्रेजेंट ऑप्शन पे आंसर क्या आया, नो आया, पॉसिबल पे आंसर क्या आ गया, यस आ गया, रिमोट पे आंसर क्या आ गया, यस आ गया, डू नथिंग हो गया, छठा केस बन गया। उसके बाद प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पे आंसर नो आया, पॉसिबल ऑप्शन पे आंसर नो आया, तो डायरेक्ट ये 7वां केस बन गया। 7 केस हो गए और 7 केसेस हो, टोटल 7 सिचुएशन बन रही हैं आपके साथ, ठीक है। तो मतलब सिचुएशंस क्या होंगी, उसमें डिसीजन हमारे क्या होंगे, वो पहले इस डायग्राम के थ्रू आपके सामने रख दिए जा रहे हैं। सही है, चले जी। अब ये जो आपके सामने रखी है सिचुएशन, जरा इसको समझिएगा। इसका मतलब इन डिटेल अब हम सबसे पहले क्या है, क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और पहला पार्ट क्या है, a provision is recognized when there is present obligation. Number 2,
outflow of resources embedding economic benefit is probable, and number 3 reliable estimate. तो यार जनाब सबसे पहले जो है वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का आंसर यस कब मिलेगा, यस, उसके लिए हम यस कब माने कि हाँ भाई यहां से क्या हो गया, जवाब यस मिल गया। तो उसके लिए हमें समझना है पास्ट इवेंट को। पास्ट इवेंट वो इवेंट है जिसकी वजह से हम पर ऑब्लिगेशन क्या होगी, क्रिएट होगी, ठीक है। और इसकी एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, दोबारा दे देता हूं, कोई मसला नहीं है। मैंने पहले भी एग्जांपल दी, जैसे कि हमने गुड्स बेची रिपोर्टिंग पीरियड में वारंटी के साथ, तो पास्ट इवेंट क्या था, गुड्स का बेचना, जो हम पर क्या क्रिएट कर रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन टू सेटल द वारंटी। क्यों, क्योंकि वारंटी एक कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म है, और कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म आप पर क्या क्रिएट करेगी बेटा, लीगल ऑब्लिगेशन। तो पास्ट इवेंट क्या था, गुड्स का बेचना, जो कि ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, जो हम पर क्या क्रिएट कर रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन। और ऑब्लिगेशन जब मानी जाएगी व्हेन देयर इज नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव अदरवाइज टू सेटल द ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी एग्जिस्ट जब करती है, जब उस लायबिलिटी को सेटल किए बगैर हमारे पास कोई चारा ना हो। यस और नो, ये बातें पिछली क्लासेस में हुई थी कि नहीं हुई थी, जवाब दें आप। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। दूसरी एग्जांपल, हम पर कोर्ट केस हुआ। तो कोर्ट केस क्यों हुआ, आपने ऐसी इन्वेंट्री सेल की जिससे कस्टमर को नुकसान पहुंचा, फूड पॉइजनिंग हो गई उसको। तो वो वजह, जिस वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है, वो गुड्स का सेल करना था, वो पॉइजन इन्वेंट्री थी, ये पास्ट इवेंट था। अब पास्ट इवेंट हम पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब सवाल क्या है, बड़ा सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है कि ये जो कोर्ट केस हमारे खिलाफ फाइल हुआ है गुड्स बेचने की वजह से, तो क्या गुड्स बेचने की वजह से हम पर डैमेजेस पे करने की ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही कि नहीं हो रही। तो इसका जवाब क्या है, नॉट ऑब्लिगेटिंग। अगर लॉ डिस्प्यूटेड लॉ सूट है, मतलब हमारा लॉयर ये कह रहा है कि हम हमारे खिलाफ केस नहीं जाएगा, वो आपको बचा लेगा। तो अगर लॉयर ये बोल देता है कि जनाब फैसला केस का हमारे खिलाफ नहीं आएगा, लॉयर इसको डिस्प्यूटेड बना देता है सिचुएशन को, कि भाई वो इस केस को लड़ेगा और इस केस में आपको वो बरी उज़्ज़मा करार देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो फिर इसका मतलब ये है कि गुड्स तो बेची हैं, लेकिन वो गुड्स का बेचना पास्ट इवेंट तो था, लेकिन वो पास्ट इवेंट आपके ऊपर ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है, क्योंकि वो लॉ सूट जो है वो डिस्प्यूटेड है। इसका मतलब वो डिस्प्यूट कब रिजॉल्व होगा, वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा कोर्ट का फैसला आने पर। तो अगर रिपोर्टिंग डेट तक कोर्ट का फैसला नहीं आया, तो कम से कम पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पे आ जाए, बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस और नो कनेक्ट करो IAS 10 से बेटा, भाई जवाब चाहिए आप सबका मुझे। IAS 10 पढ़ा चुका मैं आपको। तो अगर रिपोर्टिंग डेट पर लॉ सूट डिस्प्यूटेड था बेटा, रिपोर्टिंग डेट पे लॉ सूट डिस्प्यूटेड था, लेकिन अगर पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का डिसीजन आ गया, तो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का डिसीजन आना इस बात की गवाही देता है कि रिपोर्टिंग डेट पर ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है। तो फिर वो पास्ट इवेंट खाली पास्ट इवेंट नहीं था, वो पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट था, जो हम पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। तो ऑब्लिगेशन पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में भी कंफर्म हो सकती है। यस और नो। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। वो जो ऑयल टैंकर ने ऑयल स्प्लिट कर दिया था बेटा, जिससे एनवायरनमेंट क्या हो गया था, डैमेज हो गया था। जवाब दो, जिससे एनवायरनमेंट क्या हो गया था, डैमेज हो गया था। सही है। तो अगर जिस मुल्क में ये वाकया हुआ है, तो वो ऑयल टैंकर का ऑयल स्प्लिट कर देना, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देना, ये पास्ट इवेंट है। लेकिन क्या ये पास्ट इवेंट हम पर कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जवाब कि जिस मुल्क में ये वाकया हुआ है, क्या वहां कोई इन्वायरमेंटल लॉ मौजूद है। तो जवाब मिलता है नो लॉ। अगर कोई लॉ मौजूद ही नहीं है बेटा, इट मींस दैट द पास्ट इवेंट इज नॉट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। तो फिर वो पास्ट इवेंट हम पर ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है। तो हमारे पहले सवाल का जवाब क्या हो गया, नो हो गया, यस नहीं हुआ। हम आगे मूव कर जाएंगे, जो हम यस पढ़ रहे हैं ना, वो यस और नो हम यही पढ़ रहे हैं कि वो पास्ट इवेंट हमारे लिए ऑब्लिगेटिंग है
अगर ऑब्लिगेटिंग है तो आंसर इज यस। और या तो वो हम पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा होगा या कंस्ट्रक्टिव। अगर वो पास्ट स्टेटमेंट हमारे लिए ऑब्लिगेटिंग ही नहीं है तो जवाब क्या मिलेगा इसका? नो मिलेगा। रिस्पॉन्स चाहिए आप सबका बेटा। तो देयर इज नो लॉ। लेकिन फर्ज कर लें लॉ तो नहीं है, लेकिन आपने आगे बढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जो इन्वायरमेंटल डैमेज था हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, तो आपने वो ऑब्लिगेशन अपने जिम्मे खुद क्या कर ली? क्रिएट कर ली। इसका मतलब क्या हुआ? आपका कंडक्ट, आपकी पब्लिक अनाउंसमेंट क्या कर रही है? आपके ऊपर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट। तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अगर ये अनाउंसमेंट आपने कब की है? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, तो फिर ये आपके ऊपर रिपोर्टिंग डेट पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है? इस अनाउंसमेंट का रिपोर्टिंग डेट पे होना जरूरी है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करने के लिए अनाउंसमेंट का या पास्ट आपकी पब्लिश पॉलिसी का या आपका पास्ट कंडक्ट जो है उसका रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करना क्या जरूरी? समझ पा रहे हैं बात को? तो आपकी तरफ से कोई पब्लिक अनाउंसमेंट हो तो ये मैं जो वर्बली बातें कर रहा हूँ मैं एक एक करके आपको सिनेरियोस पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा अभी। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी यहाँ तक। उसके बाद कहता है अगर रिपोर्टिंग डेट पर पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट के तौर पे दिखाई नहीं दे रहा, कंसीडर IS 10। अभी बात कर चुका हूँ। अच्छा, उसके अलावा देखो चांसेस क्या है। लॉयर से पूछो कि भाई केस हमारे खिलाफ जाने के चांसेस क्या हैं। तो अगर लॉयर ये बोल देता है कि भाई केस हमारे, अच्छा कोर्ट का फैसला तो नहीं आया, कोर्ट का फैसला आने से पहले लॉयर बोल दे कि भाई केस हमारे खिलाफ जाएगा, 60% चांस है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब लॉयर तुम्हें बोल रहा है 60% चांस है तो मतलब क्या हुआ? ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है ना। और अगर लॉयर बोलते हैं नहीं नहीं फिक्र वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत रेयर बात है कि हमारे खिलाफ केस जाए, तो इसका मतलब क्या है? डिस्प्यूटेड लॉ सूट हो गया। लॉयर बोल रहा है हमारे खिलाफ केस नहीं जाएगा, इट मींस देयर इज नो ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है इंपॉर्टेंट बातें रखी हैं। अब इनके एक एक करके सिनेरियो समझाने जा रहा हूं मैं आपको। अच्छा जी, और जब ऑब्लिगेशन जब एग्जिस्ट करती है ना तो इसके लिए एक पहचान और भी है। लास्ट पॉइंट, ये एक बुलेट छोड़ रहा हूं, मैं आगे समझाऊंगा। ऑब्लिगेशन इज ओड टू थर्ड पार्टी, यानी ऑब्लिगेशन जो है वो ओड है, यानी ऑब्लिगेशन में आप मकरूज होते हैं किसके? किसी भी थर्ड पार्टी के। वो थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल, कोई AOP, पार्टनरशिप फर्म, कोई कंपनी, गवर्नमेंट, जवाब दें, या फिर उस केस में जनरल पब्लिक भी हो सकती है। जैसे इन्वायरमेंट वाले केस में जो ऑब्लिगेशन हम जिस ऑब्लिगेशन के मकरूज हैं वो हमने किन के लिए सेटल करनी है? जनरल पब्लिक के लिए। तो ये देखिए कि आपके केस में जो पार्टी बनकर आएगा, जिसके लिए आपको ये ऑब्लिगेशन सेटल करनी होगी, वो कोई एक पर्सन भी हो सकता है और वो जनरल पब्लिक भी हो सकती है। तो ऑब्लिगेशन इज ओड टू थर्ड पार्टी। तो अगर वारंटी का केस तो वहां कस्टमर्स हैं, अगर कोई लीगल सूट फाइल हुआ तो उसमें पर्सन है, पर्सन टू पर्सन मामला चल रहा है। लेकिन अगर कोई इन्वायरमेंटल वाला मामला है तो उसमें नुकसान किसका था? जनरल पब्लिक का। तो उधर आपके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? जनरल पब्लिक। इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है, हमारे मुल्क में तो ऐसे कवानीन नहीं है लेकिन अप्लाई हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर रेजिडेंशियल एरिया में स्कूल खुल सकता है। सवाल है, रेजिडेंशियल एरिया में स्कूल खुल सकता है? एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। खुले हुए हैं बहुत सारे, लेकिन खुल सकता है कानूनी तौर पे? बताइए, लॉ लीगली तौर पे बताइए। नहीं खुलना चाहिए। स्कूल के लिए एक तो बड़ी स्पेस चाहिए। स्कूल में बच्चे हैं, क्लास में पढ़ते हैं, बुलंद आवाज से पढ़ते हैं, शोर मचाते हैं। तो अगर ये स्कूल किसी रेजिडेंशियल एरिया में होगा तो आसपास के लोगों को नुकसान होगा कि नहीं होगा? या नॉइस पोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? ठीक है जी भाई, आपने अपने घर के बाहर टेंट लगवाकर पूरा रोड ब्लॉक कर दिया
और वो शादी वादी का फंक्शन भी करवा लिया, सारी रात गाने बजाए, पूरे मोहल्ले, खुद तो जागे, पूरे मोहल्ले वालों को भी जगाया, तो क्या इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ होगा? क्या इस केस में कोई आपके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता? फर्ज करें आपके बिजनेस का, आप एक बिजनेस हैं और आपके बिजनेस ने रोड पे फंक्शन रख लिया है, एनुअल फंक्शन रख लिया है, और उसमें आसपास के लोग सारे परेशान हो गए, आपने तो अपना एनुअल फंक्शन रख दिया है। तो अब यहां पर आपके खिलाफ पार्टी बन के कौन आएगा? पार्टी कौन बनेगा आपके खिलाफ? यहां पर कोई एक शख्स पार्टी थोड़ी बनेगा, पूरे मोहल्ले वाले क्या बन जाएंगे आपके लिए? पूरे मोहल्ले वाले क्या बन जाएंगे आपके लिए? पार्टी बन जाएंगे। और उसमें जो नुकसान की तलाफी होगी वो सबके नुकसान की तलाफी होगी ना? जवाब दें। तो इसका मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन इज ओड टू थर्ड पार्टी, अ पर्सन और जनरल पब्लिक। ठीक है, अब जो कुछ भी पढ़ाया है इसको मद्देनजर रखते हुए हम इन सिचुएशंस को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके सामने आती है। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2A पढ़ेंगे हम। थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, हिम्मत रखनी पड़ेगी। टॉपिक जो है वो, अगर ये स्कोरिंग है और आईक्यूब का बहुत फेवरेट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है आपने। ये इलस्ट्रेशन चलेगी, थोड़ी सी टाइम लगेगा, लेकिन इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है आप। ये पूरी एग्जाम्पल हम पढ़ लेंगे। यहाँ से क्या लिखा हुआ है बेटा, देखिए। An entity in the oil industry causes contamination but cleans up only when required to do so. एक एंटिटी यानी एक बिजनेस काम कर रहा है ऑयल इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल शेल कंपनी, शेल कंपनी काम कर रही, कॉजेस कंटामिनेशन, और वो कंटामिनेशन मतलब ऑयल अगर उनका कहीं गिर जाए तो कंटामिनेट मतलब गंदगी फैल जाती है, बट क्लीन्स अप ओनली व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो। ठीक है, लेकिन ये एंटिटी जो है वो सफाई जब करती है, इन्वायरमेंट क्लीन जब करती है, जब जब क्या होता है बेटा, जब उनको ऐसा करने में मजबूर किया जाए, मतलब जब कोई लॉ हो, यानी अगर कोई लॉ ना हो तो ये कुछ करते ही नहीं है। क्या ख्याल है? कंस्ट्रक्टिव तो जब अपने ऊपर लेंगे तब आएगी ना बात। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो वो माए जो पब्लिक प्लेसेस से बच्चे लेकर आती हैं बेटा, उनके पैम्पर्स वगैरह वहीं पे चेंज करती हैं, और पब्लिक प्लेसेस पे गंदगी फेंक कर चली जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। सोचिए जरा, तो ये कंपनी भी कुछ ऐसा ही काम कर रही है, उन माओ जैसा, ऐसे ही ना? तो एक दफा तो बड़ा खतरनाक इत्तेफाक हुआ यार देखने को। तो वो कोई इवेंट था वहां पर, अब गए हुए थे हम भी किसी के यहाँ पर, तो अब वो रश होता है ना इवेंट के अंदर, आवाम ही आवाम होती है, मतलब सारे लोग होते हैं। तो वही वो खातून ने किसी बच्चे का पैम्पर वगैरह क्या किया, चेंज किया, और ऐसे ही लपेट कर सीधा खिड़की से बाहर ठा। अब सोचो अगर वो बाहर सीधा खिड़की से गया, देखे बगैर खिड़की से बाहर, तो नीचे अगर कोई उस पैम्पर की जद में आ गया तो बेचारा उसका क्या होगा यार? सोचने वाली बात। कंटामिनेशन। ठीक है, बहरहाल अब क्या कर सकते हैं। तो ये भी मतलब वही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा, खैर। लेकिन अब अगर वो जो बंदा जो कंटामिनेशन की जद में आया है, वो बेचारा केस करने जाता है, पता लगता है ऐसा कोई कानून नहीं है जो जिसके तहत जो है वो उन खातून पे केस हो सके, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो खातून तो क्या हो गई, बच गई बेटा। तो इस तरह ये जो क्या कहते हैं बेटा, कंपनी है, अगर ये कंटामिनेशन करती है और उस मुल्क में कोई कानून ही नहीं है ऐसा, तो फिर इसका मतलब ये कंपनी उस मुल्क को कंटामिनेट करती रहेगी,
और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो जरा इसको पढ़ लें अब क्या है। An entity in the oil industry causes contamination but cleans up only when required to do so under the laws of the particular country in which it operates. One country in which it operates has had no legislation requiring cleaning up. It means there is no law that requires cleanup of the site. And the entity has been contaminating land in that country. समझ जाए कौन से मुल्क की बात हो रही है। IFRS खामोशी से impliedly हमारे मुल्क की बात कर रहा है। शेल कंपनी, ठीक है जी, in that country for several years. At 31st December 2010, it is virtually certain that a draft law requiring cleanup of land already contaminated will be enacted shortly after year end. चलिए, तो मैंने 2A पहले पढ़वा दिया आपको ना। अच्छा, एक और चीज थी ना, तो ये तो मैं आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ सारी बातों। ठीक है, अब क्या बेटा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि कोई कानून मौजूद नहीं है, सही है ना। तो अगर कोई कानून मौजूद नहीं तो इट मींस देयर इज नो ऑब्लिगेशन। लेकिन जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ना, एट 31 दिसंबर 2010, जो रिपोर्टिंग डेट है, उस डेट पर एक कानून मौजूद है। यानी कि ड्राफ्ट लॉ का मतलब क्या है, एक बिल पेश हो चुका है, कहां पर, पार्लियामेंट में। तो अगर पार्लियामेंट में बिल पेश हो चुका है, और आप जानते हैं कानून रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होते हैं, पास्ट कंडक्ट को भी रेक्टिफाई करने के लिए अप्लाई हो जाते हैं, जवाब दें, और प्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई होते हैं, ऐसा हो सकता है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट में एक ड्राफ्ट लॉ मौजूद है। तो अगर पार्लियामेंट में एक ड्राफ्ट लॉ मौजूद है जिसका एक्ट बनना वर्चुअली सर्टेन, तो अगर रिपोर्टिंग डेट पर वैसे तो कानून मौजूद नहीं था, लेकिन अगर वो ड्राफ्ट फॉर्म में मौजूद है और उसका एक्ट बनना जो है वो क्या है, वर्चुअली सर्टेन है, और उसके खिलाफ जो है वो कोई रिजेक्शन वाला मामला नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अज्यूम करेंगे देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। मतलब कानून का वर्चुअली सर्टेन होना टू बी इनएक्टेड क्या कर देगा, आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। तो या तो कानून मौजूद हो ड्राफ्ट फॉर्म में, या कानून पहले से ही ऑपरेशनल हो बाय लॉ और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये बात हम पीछे पढ़कर आ चुके थे। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये आखिरी लाइन नहीं लिखी होती तो हम क्या बोलते हैं, देयर इज नो लॉ दैट रिक्वायर्स द क्लीनिंग ऑफ कंटामिनेशन, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। लेकिन क्योंकि लेजिस्लेशन इज वर्चुअली सर्टेन टू बी इनएक्टेड, अगर वर्चुअली सर्टेन ना हो उससे कम, मतलब वर्चुअली सर्टेन का मतलब क्या है, मोर देन 90%, यानी इस लॉ के इनएक्ट होने के चांसेस क्या है, 90% से भी ज्यादा है। तो अब हम क्या बोलेंगे जनाब, सवाल क्या करेंगे अपने आप से, the present obligation as a result of past obligating event, the obligating event is the contamination of land because of, देखो अब इसमें पहचानो, पास्ट इवेंट क्या था, कंटामिनेशन। तो क्या वो कंटामिनेशन आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रही है कि आप उसको क्लीन करो, जवाब क्या है, सवाल क्या कोई लॉ है, जवाब नहीं, कोई लॉ नहीं। क्या कोई ड्राफ्ट लॉ है जो कि वर्चुअली सर्टेन हो के वो इनेक्ट हो जाएगा, तो अगर इसका जवाब यस है तो फिर इट मींस देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अगर वो भी नहीं है, इट मींस देयर इज नो ऑब्लिगेशन। फिर उसके बाद हमारी कोई स्टेटमेंट है कि नहीं है, तो फिर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की बात आएगी। तो अगर ये इनमें से कोई बात एग्जिस्ट नहीं करती, इट मींस देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। आंसर क्या हो गया, नो हो गया। आप पहले वाले पॉइंट से मूव कर जाएं राइट पॉइंट पर, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, वो अगली बात है। तो इसका मतलब अगर लॉ वर्चुअली सर्टेन टू बी इनएक्टेड, तो फिर क्या होगा, देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। हम क्या बोलेंगे, द ऑब्लिगेटिंग इवेंट is the contamination of land because of virtual certainty of legislation requiring the cleaning up. There is present obligation. The past event was contamination of land because of virtual certainty of legislation requiring cleaning up. That creates what, legal obligation. तो मतलब ये हम पर एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है कि हम क्या करें, उसको क्लीन करें। तो ऑब्वियसली आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, जब हम क्लीन करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारी जेब से आउटफ्लो होगा। उस आउटफ्लो के होने के चांसेस क्या हैं,
अगर कम से कम प्रोबेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जवाब भी यस हो गया। और जब प्रोबेबल पे बात आ गई तो आपके पास रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, क्योंकि ये एंटिटी ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ये एंटिटी यानी दुनिया भर में ऑपरेट करती है। जिस मुल्क में लॉ होता है वहां पर कंटामिनेशन को क्लीन करती है, जिस मुल्क में लॉ नहीं होता वहां क्लीन नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है, इस एंटिटी को क्लीनिंग करने का एक्सपीरियंस होगा, और अगर इसको क्लीनिंग करने का एक्सपीरियंस होगा तो इनको आइडिया होगा जनाब उस क्लीनिंग पे कितना खर्चा होता है, तो वो उसका रिलायबल एस्टिमेट निकाल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेशन, आंसर इज यस। आउटफ्लो प्रोबेबल, आंसर इज यस। रिलायबल एस्टिमेट आ जाएगा, एक्सपीरियंस है, आंसर इज यस। तो इट मींस दैट प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज। तो फिर क्या करेंगे आप, प्रोविजन रिकॉग्नाइज करेंगे किसका, कि आप साइट को क्लीन करेंगे, ठीक है जी, आप साइट को रेक्टिफाई करेंगे। अच्छा जी, अगला हिस्सा, कंटामिनेटेड लैंड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। एन एंटिटी इन द ऑयल इंडस्ट्री कॉजेस कंटामिनेशन। अब मैं ये पढ़ रहा हूं बेटा, an entity in the oil industry causes contamination and operates in a country where there is no environmental legislation. However, the entity has widely published environmental policy in which it undertakes clean up all contamination that it causes. The entity has record of honoring this policy. वो अपनी जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करते हैं उसमें एक बात लिखते हैं, हम इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हैं। तो दुनिया में कहीं भी कंटामिनेशन हो, चाहे वहां लॉ हो या ना हो, हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट क्लीन करेंगे। और वो इस दावे का क्या करते हैं, इस दावे को अमलन भी साबित करते हैं। कैसे, अपनी इस बात को ऑनर करके, जहां भी माजी में ये वाकया हुआ है वहां पर उन्होंने अपनी इस बात का भरम रखा है कि वो अपनी इस बात को खाली बात ना रखें बल्कि इस पे अमल करके दिखाएं। तो माजी में किया हुआ कंडक्ट और पब्लिक अनाउंसमेंट जो है, या पब्लिश पॉलिसी जो है, ये इस एंटिटी पर क्या कर रही है बेटा, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रही है। और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या करती है, लोगों में उम्मीद जगाती है कि उनका मसला क्या होगा, हल होगा, जैसे अवाम में उम्मीद जगाई जाती है। ठीक है जी, तो इसको एनालाइज कर लें, क्या लिखा हुआ आ गया, वही बात है। पास्ट इवेंट क्या है, कंटामिनेशन ऑफ लैंड। तो क्या ये पास्ट इवेंट ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, यस है। क्यों, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। कैसे कर रहा है, एंटिटी का पास्ट कंडक्ट इस बात की गवाही दे रहा है कि वो जहां जहां ये कंटामिनेशन परफॉर्म करती है वहां वहां उस साइट को क्लीन करती है, तो लिहाजा यहां भी कंटामिनेशन हुई है तो ये साइट क्लीन होगी। द ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज द कंटामिनेशन ऑफ लैंड which give rise to a constructive obligation because the conduct of the entity has created valid expectation on the part of those affected by it that the entity will clean up the contamination. तो it means माजी में किया हुआ अमल लोगों को पुरुमीद कर रहा है कि आप आज भी इसको कंटामिनेशन को क्लीन करेंगे, लिहाजा आपका पास कंडक्ट आपके ऊपर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। इट मींस देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इसका आंसर यस हो गया। नंबर 2, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट सेटलमेंट क्या है, प्रोबेबल है, और उसके बाद रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए। तो अगर तीनों का जवाब क्या आता है, यस आता है, देन वी विल व्हाट, रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन। चाहिए बात सबको समझ में आती है बेटा। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 10A पढ़ना है। ठीक है जी, आफ्टर अ वेडिंग इन 2010 10 पीपल डाइड। एक शादी हुई और शादी के बाद 10 लोग मर गए। चलें भाई, पॉसिबली एज अ रिजल्ट ऑफ फूड पॉइजनिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय द एंटिटी। और शायद उसकी वजह यह है कि वो प्रोडक्ट जो एंटिटी ने बेची थी उसकी वजह से लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई और वो दुनिया छोड़ के चले गए। लीगल प्रोसीडिंग्स आर स्टार्टेड सीकिंग डैमेजेस फ्रॉम द एंटिटी बट इट डिस्प्यूट्स लायबिलिटी। आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि आप ये बात मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये सब कुछ आपकी प्रोडक्ट की वजह से हुआ है, तो आपने अपना लॉयर तैयार कर लिया और वो लॉयर ये साबित करेगा जनाब
कि ये फूड पॉइजनिंग आपकी प्रोडक्ट से नहीं हुई, आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल फिट थी, और आपका जो अपोनेंट है वो ये साबित करेगा कि भाई ये फूड पॉइजनिंग आपकी ही प्रोडक्ट की वजह से हुई है, तो इसका मतलब क्या है, ये लॉ सूट जो है वो क्या है, डिस्प्यूटेड है। तो इसमें अब लॉयर का ओपिनियन क्या करेगा, वैलिड होगा। तो अप टू द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर 2010 फॉर इशू, जो आपका रिपोर्टिंग डेट खत्म हुआ है 31 दिसंबर 2010 तक, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू होने तक भी the entity's lawyers advise that it is probable that the entity will not be found liable। ये कहता है इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हमारे खिलाफ केस नहीं जाएगा, तो केस जीतने की हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हारने की कम है। इसका मतलब क्या हुआ, लॉ सूट डिस्प्यूटेड है और वकील ये कह रहा है कि ये केस हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब लॉ सूट डिस्प्यूटेड हो तो पास्ट इवेंट हमारे लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं होता, जब केस के जीतने के चांसेस हमारे क्या हो, ज्यादा हो, और हारने के चांसेस क्या हो, कम हो। तो अब इसको पढ़ेंगे। एट 31 दिसंबर 2010 present obligation as a result of past obligating event on the basis of the evidence available when the financial statements were approved, there is no obligation as a result of past event। जवाब क्या हो गया इसका, नो हो गया। नो क्यों हो गया, इसलिए नो हो गया कि भाई वकील ने बोला केस हम जीत जाएंगे और हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, वो जिसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। तो क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन, नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज। ठीक है जी। हाँ, अब इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं बतौर कंटिंजेंट लायबिलिटी, अगर बाकी कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मीट होती हो। मतलब अगर ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है तो फिर हो सकता है ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो, फ्यूचर में तो केस डेवलप हो सकता है ना, मुस्तकबिल में तो केस तब्दील हो सकता है, पलड़ा किसी और के हक में जा सकता है, ऐसा ही है ना। जवाब दे। अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट पढ़े हाउएवर से। हाउएवर दूसरा पार्ट क्या है, however when the entity prepares the financial statements for the year to 31 दिसंबर 2011, जब अगले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने की 2011, तो वकील की स्टेटमेंट चेंज हो गई। मतलब वकील साहब ने एक साल तक कोर्ट में आपका केस चलाया और एक साल बाद आज आपको क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा जरा। इट्स लॉयर्स एडवाइज दैट ओइंग टू डेवलपमेंट्स इन द केस इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल बी फाउंड लायबल। यार केस बहुत डेवलप हो चुका है, अब हमारा ये केस जीतना मुश्किल है, हो सकता है अब हम केस हार जाएं। तो 2011 के एंड पर या 2011 के पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज फॉर इशू होने से पहले पहले वकील ने स्टेटमेंट तब्दील कर ली। तो जो लॉ सूट डिस्प्यूटेड था उसकी हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी 2010 में ज्यादा थी, जो कि 2011 में कम हो गई है। इट मींस दैट हमारे केस हारने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और केस जीतने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो लिहाजा ये सिचुएशन हमें ये कह रही है जनाब कि देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग। जो कल तक हमारे लिए गुड्स का बेचना पास्ट इवेंट था लेकिन ऑब्लिगेटिंग नहीं था, आज डेवलपमेंट होने के बाद क्या हो गया, हाँ, कल तक जो हमारे लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी थी आज वो हमारे लिए क्या बन गया, प्रोविजन के क्राइटेरिया में फॉल कर गया। तो इट मींस दैट वाज देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। द ऑब्लिगेटिंग इवेंट वाज सेल ऑफ गुड्स which create what, legal obligation to pay fine or damages। उसके बाद अब इस केस में वकील ही में बताएगा जनाब, आउटफ्लो तो प्रॉबल होगा। रिलायबल एस्टीमेट के कोर्ट आमतौर पे इस तरह के केसेस में कितना पेनल्टी या फाइन लगाती है, तो आउटफ्लो प्रॉबल है अगर और रिलायबल एस्टीमेट मौजूद है तो क्या करेंगे हम, प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर लेंगे बेटा। तो मैं आपको जो एग्जांपल्स यहाँ से मैंने रीड करवाई है बेटा, जरा बताइए कि आपको ये एग्जांपल समझ में आई है सबको, इतनी गुफ्तगू आज तक की समझ में आई है बेटा, जवाब दीजिए सब लोग, आप सबसे पूछ रहा हूं बेटा। ठीक है, तो इसको यहाँ तक स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह इसको कल यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे इंशाल्लाह।